नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। बच्चों, हम बीएससी फाइनल ईयर में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जहां आपने ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस, जीरो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। अब हम आगे किसी भी रिएक्शन की कोटि को कैसे निर्धारित किया जाता है, ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा हम अभिक्रिया की कोटि निर्धारित कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें सबसे फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन और ट्रायल मेथड। चूँकि आप अभी सभी ऑर्डर जीरो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या एन ऑर्डर किसी भी ऑर्डर के रिएक्शंस के इंटीग्रेटेड इक्वेशंस को अभी पढ़ के आए हैं, तो यदि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को इन इक्वेशंस में रखकर अलग अलग कंडीशंस में हम वेग नियतांक का मान ज्ञात करते हैं, तो जिस समीकरण में वेग नियतांक के मान स्थिर प्राप्त होते हैं, कांस्टेंट प्राप्त होते हैं, वह उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। आई बात समझ में कि आप को ये देखना है कि आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ दे दी। अब उन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप करके हर ऑर्डर की रिएक्शन में पुट करना है उन वैल्यूज़ को। तो जहाँ आपको वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू स्थिर प्राप्त होती है, उससे उसी कोटि की अभिक्रिया माना जाता है। ये तो हुआ आपका इंटीग्रेशन मेथड। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड भी आपने जितने ऑर्डर्स की रिएक्शंस पढ़ी हैं उसमें आपने ग्राफ देखें। अगर हम शुरुआत से बात करें जीरो ऑर्डर की, तो जीरो ऑर्डर में यदि हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या कहें टी समय पश्चात रिएक्टेंट का वह भाग जो प्रोडक्ट में बदल चुका है अर्थात x, और टाइम के वर्सेस ग्राफ खींचते हैं, और यदि वो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, इसका मतलब वह जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इसी तरह यदि आप ग्राफ का स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, तो ग्राफ में यदि लॉग a/a-x और टाइम के वर्सेस यदि स्ट्रेट लाइन आती है, तो उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का नाम दिया जाता है। इसी तरह सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस में भी यदि हम ग्राफ 1/a-x और टाइम के वर्सेस खींच रहे हैं और उसका स्लोप K2 यदि हमें प्राप्त होता है, तो यह हमें बताता है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसका थर्ड मेथड है फ्रैक्शनल चेंज मेथड, या इसे नाम देते हैं आंशिक परिवर्तन विधि। इसके अलावा इसको अर्धायु विधि भी कहा जाता है। तो किसी भी n कोटि अभिक्रिया का कितना अंश t समय में पूर्ण होता है, उसे दर्शाने के लिए एक इक्वेशन दी जाती है, t इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a की पावर n-1। यहाँ a क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता है। यहाँ क्रिया कारक पदार्थ की अलग अलग सांद्रता लेकर हम दो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो दोनों एक्सपेरिमेंट के लिए मैं लिख सकती हूँ T1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a की पावर n-1, T2 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a2 की पावर n-1। अब मैं इक्वेशन 1 में यदि 2 का भाग देती हूँ, तो मुझे प्राप्त होता है T1/T2 इज़ इक्वल टू A2/A1 की पावर n-1। अब दोनों साइड जब हम लॉग लेते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ इसको लॉग T1/T2 इज़ इक्वल टू n-1 लॉग A2/A1। तो मुझे फाइनली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n की वैल्यू प्राप्त होगी 1 प्लस लॉग T1/T2 अपॉन में लॉग A2/A1। तो उपरोक्त इक्वेशन से हम रिएक्शन की कोटि को डिटरमाइन कर सकते हैं। अर्थात यदि कोई रिएक्टेंट है जिसकी हमने दो इनिशियल कंसंट्रेशन ली हैं और उनके अभिक्रिया के पूर्ण होने में समय यदि T1 और T2 है, तो उसके द्वारा हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन लेके उनके लिए हाफ लाइफ पीरियड को ज्ञात करके भी अभिक्रिया की कोटि भी निर्धारित कर सकते हैं। तो यदि आप हाफ लाइफ पीरियड काम में ले रहे हैं,
तो उस कंडीशन में इस मेथड को नाम दिया जाता है हाफ लाइफ मेथड। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका इनिशियल रेट और वांट हाफ डिफरेंशियल मेथड अर्थात अवकलन विधि या प्रारंभिक वेग विधि। इस विधि में क्या करेंगे हम कि एक क्रिया कारक की अलग अलग प्रारंभिक सांद्रता लेकर 2 बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिनमें अदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा जाता है। केवल एक रिएक्टेंट जिसकी एक कोटि आपको निर्धारित करनी है उसकी अलग अलग कंसंट्रेशन ली जाएंगी और जिन बाकी सभी क्रियाकारकों की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लिया जाता है। इसलिए इस मेथड को हम इनिशियल रेट मेथड कहते हैं। यदि किसी n कोटि की अभिक्रिया के लिए किसी रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन C1 और C2 हैं, तो मैं लिख सकती हूँ -dC1/dt इज इक्वल टू k C1 की पावर n और -dC2/dt इज इक्वल टू k C2 की पावर n। अब मैं यदि यहाँ लॉग लूँ तो मैं लिख सकती हूँ log -dC1/dt इज इक्वल टू n log C1 प्लस log kn। log -dC2/dt इज इक्वल टू n log C2 प्लस log kn। अब इक्वेशन 2 में से यदि इक्वेशन 1 को घटाऊँ तो मुझे प्राप्त होगा log -dC2/dt माइनस log -dC1/dt इज इक्वल टू n log C2 माइनस n log C1। तो यहाँ से मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n प्राप्त होता है। n बराबर log -dC2/dt माइनस log -dC1/dt अपॉन में log C2 माइनस log C1। तो उपरोक्त व्यंजक से हम रिएक्शन की कोटि को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसका लास्ट मेथड है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। क्या है ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड? यह मेथड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में काम आता है जिसमें 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हैं और जिसकी आपको कोटि ज्ञात करनी है। इस विधि में जिस रिएक्टेंट की कोटि आपको निर्धारित करनी है उसके अलावा हम बाकी सभी क्रियाकारकों को एक्सेस में लेते हैं। अर्थात एक्सेस में लेने का मतलब होता है कि उनकी सांद्रता अधिक लेने से मतलब है कि क्रिया के दौरान उनकी कंसंट्रेशन में चेंज नेग्लिजिबल होता है, अर्थात अभिक्रिया वेग उन क्रियाकारकों पर निर्भर नहीं करेगा। तो उपरोक्त वर्णित किसी भी विधि से जो भी आप पढ़ के आए हैं, इंटीग्रेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, उनमें से किसी भी एक मेथड से आप उस क्रियाकारक से संबंध उसकी कोटि ज्ञात कर सकते हैं। और यही प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप करके सभी क्रियाकारकों के लिए काम में लेते हैं। अर्थात जिस क्रियाकारक की कोटि आपको ज्ञात करनी है उसके अलावा बाकी सभी क्रियाकारकों को आप एक्सेस में ले लेंगे। तो फाइनली आपको अभिक्रिया की वास्तविक कोटि पृथक पृथक क्रियाकारकों के से संबद्ध कोटियों के योग के बराबर प्राप्त होती है। तो इस तरह हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने के मेथड पढ़े। पहला था आपका इनिशियल रेट मेथड या हम कह सकते हैं वांट हाफ डिफरेंशियल मेथड। दूसरा इंटीग्रेशन और ट्रायल मेथड। थर्ड था आपका ग्राफिकल मेथड। फोर्थ था फ्रैक्शनल चेंज मेथड या हाफ लाइफ मेथड। और लास्ट था आपका ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।